लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कर रहे थे, दैट आवर टॉपिक इज अ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये स्टूडेंट हमने लेसन स्टार्ट किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उस लेसन में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। हमने बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात किया था कि दैट वाज बैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स के बारे में बात किया था और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात किया था। बैलेंस फोर्स कौन सी थी? बैलेंस फोर्स इज दैट फोर्स विच इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन। जो दो फोर्सेस हैं वो अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, इफ इट इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड एंड दे आर अपोजिट इन द डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। मैंने आपको बताया भी था कि एक बॉक्स है, उसके अगर इस तरफ से अगर मान लो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस तरफ से भी 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये वाली जो फोर्स है लेफ्ट साइड से जो फोर्स है और राइट हैंड साइड से जो फोर्स है, मींस दिस 5 न्यूटन फोर्स फ्रॉम दिस साइड एंड दिस 5 न्यूटन ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस साइड, सो बोथ आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड एंड दिस बॉक्स विल बी एट द रेस्ट। ये बॉक्स क्या हो जाएगा? रेस्ट पे हो जाएगा, ये मूव ही नहीं करेगा। This box will be at the rest and it will not, and this box will not move at all। इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों फोर्स थी, ये क्या थी? बैलेंस फोर्स थी। ये फोर्स क्या थी? बैलेंस फोर्स थी। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे कि अनबैलेंस फोर्स कौन सी है। अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है विच आर नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं है। मान लो दो फोर्सेस हैं, F1 और F2 है, दोनों क्या करते हैं कि दे आर नॉट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। मान लो एक फोर्स है 5 न्यूटन की और दूसरी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की लग रही है, दोनों फोर्सेस क्या है? दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो हमने क्या बोल दिया कि दीज बोथ द फोर्सेस दे आर नॉट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी, दैट कैन इट डिपेंड्स ऑन, बट कंडीशन क्या है कि बोथ द फोर्सेस शुड नॉट बी इक्वल। दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल नहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके केस में हमारा क्या जो है वहां पे, जैसे अगर दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है तो सिचुएशन कैसे राइज हो जाएगी? जैसे मैंने फिर एग्जांपल लिया था कि दिस इज अ बॉक्स, अगर इधर से मेरा 5 न्यूटन है और इस तरफ से मैं 10 न्यूटन अगर फोर्स लग रही है, सो अभी आप ये देखिए, इधर से लेफ्ट साइड से तो 5 न्यूटन है और राइट साइड से 10 न्यूटन है, मींस दिस साइड force is more, this side the force is more than the 5 newton, mean 10 newton जो है 10 newton is greater than 5 newton, so 10 newton of force is greater than the 5 newton। तो अल्टीमेटली ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो क्या करेगा? वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड, इट विल शिफ्ट टू दिस साइड। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ज्यादा वाली फोर्स है वो कम वाली फोर्स पे उसका इंपैक्ट रहेगा, उसका क्या रहेगा? इंपैक्ट रहेगा। सो दैट इज द अनबैलेंस फोर्स, दैट इज द अनबैलेंस फोर्स। और अभी देखिए क्या है उसका रिजल्ट, इसका जो हमने बात किया था बैलेंस फोर्स का, इसका जो रिजल्ट रहता है, रिजल्टेंट रहता है, जो नेट रिजल्ट रहता है वो जीरो होता है, और इसका जो नेट रिजल्ट है वो जीरो नहीं होता, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा रहेगा, बट जीरो नहीं होगा, इट विल नॉट बी जीरो। और जो बैलेंस फोर्स रहेगी उसका रिजल्ट क्या रहेगा? जीरो। ये हमने स्टूडेंट्स बात किया था बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का। आज हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन ने क्या किया था? 3 लॉ दिए थे, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दिया था। तीनों लॉज में आज हम फर्स्ट लॉ को स्टडी करेंगे, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट इज द मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन के लॉ से पहले गैलीलियो ने स्टेटमेंट एक दिया था, गैलीलियो ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। गैलीलियो ने क्या कहा था कि गैलीलियो ने कहा था कि उसका एक एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे उसने गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था।
बट पहले अब स्टेटमेंट देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, मान लो ये चौक है, फॉर एग्जाम्पल दिस चौक पीस इज इन द रेस्ट, इट विल रिमेन इन द रेस्ट, दिस चौक पीस विल रिमेन इन द रेस्ट। अगर ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। इफ दिस चौक पीस इज इन द मोशन, इट विल रिमेन इन द मोशन। अगर ये मोशन में है तो इट विल रिमेन इन द मोशन। कब तक? आगे भी है, अभी जो उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट इज इन द, ऑब्जेक्ट विल बी इन द रेस्ट इफ इट इज इन द रेस्ट, if it is in the motion it will remain in the motion until unless, this wording is very important, until unless some external force is applied, some external force is applied on the object। वो कब तक रेस्ट में है? तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई भी उसके ऊपर, जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट्स कोई हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, तब तक अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे और डिटेल में उसको स्टडी भी करेंगे। इसमें से न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ऑफ मोशन है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इन एप्लीकेशन का कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज होता है और उसमें से स्टूडेंट्स एग्जाम में जो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, दैट आल्सो आई विल डिस्कस विद यू। सो पहले हम देखते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसकी स्टेटमेंट क्या है। Newton first law, it states that if object is in the rest, it will remain in the rest। यहां तक अभी अब देखते हैं और क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन, इट स्टेट्स दैट इफ ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। आगे देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन इट विल remain in the state of motion। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अभी भी ये स्टेटमेंट क्लियर, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। उसके आगे भी उसने कहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट, इफ इट इज इन द मोशन इट विल रिमेन इन द मोशन until unless some external force applied to the object। This is a very important, until unless some external force is applied on the object। स्टूडेंट्स कि जब तक हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा क्लियर इस प्रकार से करेंगे। सपोज अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल है ग्राउंड पे रोल कर रहा है तो वो रोल करता ही रहेगा, मींस मूव करता ही रहेगा।
कब तक मूव करेगा? जब तक, स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाई नहीं होता। अब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी अप्लाई होती है स्टूडेंट्स? आप इमेजिन कर लीजिएगा कि एक ग्राउंड के अंदर एक बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे, और थोड़ी देर के बाद वो बॉल जाके रुक जाता है। क्यों रुकता है? उसके पीछे कुछ रीजन है। वो फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। वो बॉल है और क्या करते हैं, जो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग है, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोज करती है जो फॉरवर्ड फोर्स का, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो बॉल को स्टॉप कर देती है। अदरवाइज अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स अगर अप्लाई ना हो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो हमेशा ही वो मूव करता रहेगा। यही स्टेटमेंट कह रहा है। और हम आगे एग्जांपल इसके और देखते हैं। इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले स्टूडेंट्स आप ये स्टेटमेंट को नोट कर लीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट इट विल रिमेन इन द रेस्ट। if object is in the motion it will remain in the motion until unless some external force is applied on the object. Please note down this statement. अभी इसके बाद हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके बेस पे गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर न्यूटन ने जो है जो फर्स्ट लॉ ये वाला दिया था, इसी की हम एप्लीकेशन भी हम देखते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट करके हमको बताया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, क्या उसको कैसे न्यूटन ने कोरिलेट किया था। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज अवर इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक बॉल जो है, गैलीलियो ने क्या किया था, एक इंक्लाइंड प्लेन ये था और एक इंक्लाइंड प्लेन ये ले लिया उसने, एक इंक्लाइंड प्लेन ये ले लिया और एक इंक्लाइंड प्लेन ये ले लिया। अभी क्या किया उसने, एक बॉल को यहां से रोल किया, एक बॉल को यहां से रोल किया। बॉल यहां ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे यहां पे पहुंचेगा उसके बाद बॉल क्या करते कि इस डायरेक्शन में बॉल क्या करते कि वो यहां पे पहुंच गया। उसने बॉल ने यहां से इधर से आया और यहां पे चला गया, उसको टाइम लगा t1। फिर दोबारा से उसने किया कि दोबारा से फिर क्या करते कि ये जो था अभी उसको क्या करते कि पहले उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फॉर एग्जांपल ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं सी। ओ से ए पे आया और ए से लेके बी पे गया, उसको टाइम लगा t1। अभी उसने क्या किया, ए से लेके फिर ये बॉल इधर आया और यहां से फिर बॉल रोल करता करता कहां पे चला गया, बॉल सी पॉइंट के ऊपर चला गया, उसको टाइम लगा t2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इस इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है कि दैट इट इज अ प्लेन which is making the some angle which is inclined on the horizontal surface, that is called the inclined plane। ये inclined plane है। यहां से बॉल आया और ये रोल करता करता इधर बी डायरेक्शन की तरफ चला गया, उसने टाइम ले लिया t1। उसके बाद मैंने बताया है कि फिर दोबारा से उसने बॉल को यहां से इधर से फिर यहां से स्टार्ट किया, अगेन इट इज गोइंग टू द पॉइंट सी, इट हैज टेकन टाइम t2। फिर थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में उसको यहाँ पे डी पॉइंट पे आ गया, उसको टाइम लगा t3। अभी स्टूडेंट्स टाइम हो क्या रहा है, यहाँ पे टाइम t1, t2 और t3 ये टाइम के हिसाब से अलग अलग टाइम लग रहा है, और जो स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, वो ज्यादा डिस्टेंस को, जैसे जो हमारा जो इधर जो सेकंड वाला इंक्लाइंड प्लेन था, दिस इज फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज सेकंड इंक्लाइंड प्लेन। जैसे हमारा सेकंड वाला इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा राइट हैंड साइड में आ रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम दिस साइड दिस साइड दिस साइड, तो ऑटोमेटिकली जो ये बॉल है ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। फिर थोड़ा सा एक और केस लेते हैं। अभी उसने क्या कर दिया, जो सेकंड वाला जो इंक्लाइंड प्लेन था उसने उसको क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। नाउ दिस बॉल इज गोइंग, ये रोल करता रहा
और ये क्या करते हैं कि इट इज गोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये आगे तक मूव करता रहा, आगे तक मूव करता रहा स्टूडेंट। इट विल कीप ऑन कंटिन्यू, इट इज कीप ऑन मूविंग। सो ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था कि दो इंक्लाइंड प्लेन ले लिए थे, एक से उसने क्या किया था, बॉल को रोल किया, उसके बाद जो है दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे वो दूसरे उसके इंक्लाइंड प्लेन पे जहां पे उसके एंड में टच करता है फर्स्ट प्लेन पे, वहां से वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन की तरफ जाता है, टाइम लगता है t1। सेकंड केस में टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स t2, और थर्ड केस में लग रहा है टाइम t3। जैसे ही मैं इंक्लाइंड प्लेन को जो है उसको और नीचे की तरफ करता हूं, देन टाइम मेरा जो है वो टाइम जो है लेट इट बी टाइम t4, टाइम t4 भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये बॉल है ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करके करता रहेगा। यही बात मीन्स क्या है कि ये बॉल कब तक, सोचने की बात क्या है कि ये बॉल कब तक मूव करेगा, कब तक रोल करता रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। उसने जो गैलीलियो ने ये किया था, बट आगे उसको फर्दर जो कंटिन्यूएशन में न्यूटन ने जो है इसके ऊपर और थोड़ा हाईलाइट कर दिया था कि ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, इट विल रिमेन इन द रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मींस यहां से आया मूव किया, यहां से मूव कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो, तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दिस वाज द फर्स्ट लॉ, द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज गिवन बाय द न्यूटन। स्टूडेंट्स अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Applications of Newton's अभी स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स पहले हमको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है अप्लाई ना हो। हेलो, आपको ये भी कहा है कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टी, सभी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है टू अपोज द चेंज। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, property of the object to resist the change। ये सभी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ नेचुरल फिनोमेना आल्सो कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहते हैं की टेंडेंसी है कि वो जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। सो इसी को हमने किया। अगर वो अपोज करती है, अगर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। नाउ स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। एग्जांपल से क्या है कि मान लो फैन है, फैन जो है स्टूडेंट्स, एक फैन मूव कर रहा है, फैन इज जस्ट रनिंग, उसको हमने क्या कर दिया, फैन को हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ, उसके बटन को बंद कर दिया, तो उसके जैसे ऑफ करने के बाद में भी फैन है एकदम नहीं रुक जाता, फैन जो है वो एकदम नहीं रुक जाता।
फैन जो है वो एक बार में नहीं रुक जाता, तो उसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स हेलो, अभी हम क्या करते हैं कि कर रहे हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है हमारा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर वो मोशन में है तो चाहता है कि मैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहे। क्यों? कि वो नहीं चाहता कि मैं उसमें कोई चेंज हो। जैसे मैंने आपको भी बता रहा हूँ एक एग्जांपल, फैन है, फैन चल रहा है, तो उसके बाद आपने बटन को ऑफ कर दिया, उसके बटन को आपने ऑफ कर दिया तो फैन एकदम वो उसकी जो बिल्कुल रेस्ट में नहीं आ जाता, वो क्या करेगा, फैन धीरे धीरे वो मूव करता रहेगा, फैन जो है धीरे धीरे मूव करता रहेगा, स्लोली स्लोली। वो क्या करता है कि जब, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, उसको रेस्ट में लेकर आ जाती है। नाउ स्टूडेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इनर्शिया। फर्स्ट हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ, स्टूडेंट्स there are three types of the inner, this is the inertia, inertia of rest, second है inertia of motion, और थर्ड है inertia of direction। पहला है inertia of motion। स्टेटमेंट के हिसाब से, जैसे न्यूटन की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो इट विल रिमेन इन दी रेस्ट, और अगर मोशन में है, अगर अभी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। इट डज नॉट दैट दिस इट अपोज दी दैट स्टेटमेंट ऑफ मोशन, मींस अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसको मैं और एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नाउ स्टूडेंट्स, आई एम हैविंग अ ग्लास, और इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, और मैंने 5 रुपीज का कॉइन भी रखा है। मैंने क्या किया, एक मैंने गिलास ले लिया, खाली गिलास है, उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस रख दिया, और मैंने 5 रुपीज का कॉइन भी रख दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया इस कार्डबोर्ड के ऊपर, मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैंने अपने फिंगर से इस कार्डबोर्ड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया फ्रॉम दिस साइड। अब स्टूडेंट क्या है, ये जो कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है, ये क्या होगा कि जो ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड तो क्या होगा, ये फ्लाई कर जाएगा, कार्डबोर्ड तो उड़ के इधर चला जाएगा, और सिचुएशन क्या होगा कि ये जो 5 रुपीज का कॉइन है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा, बिकॉज दिस कॉइन वांट टू रिमेन एट रेस्ट। ये तो रेस्ट में ही था, ये रेस्ट पे ही था। और भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, बट अल्टीमेटली दिस कॉइन्स वाज ऑन द रेस्ट पोजीशन, सो इट वांट टू रिमेन एट रेस्ट। हमने बाहर से फोर्स तो अप्लाई किया, मगर उस फोर्स ने क्या किया, इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाई, और क्या करते, कार्डबोर्ड है, फ्लाई हो गया, और कॉइन ग्लास के अंदर आ गया। स्टूडेंट्स, मोशन की बात करते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती। मैंने आपको एग्जांपल दिए स्टूडेंट्स, आपको क्रिकेट के मैदान के अंदर एक बॉल रोल कर रही है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, वो मूव कब तक करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर जैसे उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो जाता है, मान लो ये बॉल है, ये रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर,
इसके ऊपर फोर्स लगा, बट अल्टीमेटली यहाँ पे भी क्या होगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ये बॉल क्या आ जाएगा, ये मोशन से किस में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। सो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है और सेकंड क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। स्टूडेंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि सपोज यू आर जस्ट गोइंग इन अ कार और गोइंग बाय अ बाइक, तो एक सडनली एक टर्न आता है, एक टर्न आ जाता है, सपोज इस प्रकार का टर्न आ जाता है और आप यहाँ से ट्रेवल करें, आप तो ऐसे जा रहे थे सीधे, बट आप क्या होगा कि एकदम यहाँ से आपको टर्न लेना है। जैसे ही आप टर्न लेंगे, आप देखते हैं कि आपकी बाइक का हैंडल जैसे ही आप टर्न करेंगे, टर्न लेने के लिए आपकी बॉडी भी उसके साथ टर्न हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, जिसके कारण से क्या करते हैं कि आप तो बिल्कुल स्ट्रेट में बैठे थे, आप बिल्कुल स्ट्रेट में बैठे थे बाइक के ऊपर, बट आप क्या करते हैं कि जिधर क्या करते हैं कि जिस तरफ आप टर्न हो रहे हैं उस तरफ आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को बेंड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, तो उससे क्या होगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। कि जो है फोर्स, अगर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, और उसके बारे में मैंने इनर्शिया के बारे में पढ़ा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। अभी स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि अभी आगे हमारा टॉपिक क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, पहला एग्जांपल है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ग्लास का, मैंने एग्जांपल बताया कि अगर मान लो ग्लास है, उसके ऊपर हम कार्डबोर्ड रख देते हैं और 5 रुपीज का कॉइन रखते हैं, तो दैट कॉइन विल, जैसे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, दिस कॉइन विल गो इनटू द ग्लास। सेकंड है स्टूडेंट, ये कारपेट है हमारे पास, कारपेट, डस्ट पार्टिकल ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर डस्ट पार्टिकल हैं, वो क्या करते हैं कि इजीली उसके ऊपर क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर स्टिक रहे, बट क्या करते हैं कि होता क्या है, वो अपने आप नहीं जाते हैं। अगर उसको, आपको क्या करेंगे, कारपेट को शेक करेंगे, कारपेट को शेक करते हैं फिर भी नहीं जा रहे, तो क्या करते हैं, उसको जोर से शेक करते हैं, नहीं तो आप क्या करते हैं, एक स्टिक लेके आप उसको जो है उससे आप बीट करते हैं, डंडे से बीट करेंगे। तो अब क्या था कि वो डस्ट पार्टिकल दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट, वो डस्ट पार्टिकल क्या चाहते हैं कि वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, बट आप क्या चाहते हैं कि वो कारपेट से जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में स्टूडेंट और हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेड़ के ऊपर पत्ते हैं या फ्रूट है, मान लो एक ट्री है, इसके ऊपर स्टूडेंट कोई मान लो लीव्स हैं या फ्रूट है। अब क्या होगा कि अगर आप क्या करते हैं कि जोर से आप, यू आर अप्लाइंग फोर्स, यू आर अप्लाइंग, ये अपने आप क्या करते हैं, जो फ्रूट्स है ये नीचे नहीं गिरते, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट यू आर विगरसली, यू आर गिविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स टू दिस ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री। और क्या होगा कि जैसे आप शेक करेंगे तो क्या होगा, ये तो रेस्ट पे रहना चाह रहे थे, ये जो फ्रूट थे या जो इसके लीव्स थे ये रेस्ट पे रहना चाह रहे थे, बट अल्टीमेटली आपने फोर्स अप्लाई किया तो उससे क्या होगा, ये पत्ते टूट के नीचे आ गए। ये क्या है, ये नीचे आ गए। और भी स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप, यू हैव टू कंप्लीट दिस टोटल दिस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, आप इसको स्टडी करिएगा और इसको क्या करता है कि मैं फर्दर आगे इसको कंटिन्यू कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक्स लॉट।